आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का चैप्टर 6 यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसको नागार्जुन जी ने लिखा है, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको करते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का हृदय गदगद हो जाता है। वह मंत्र मुग्ध होकर उसकी तिरछी मुस्कान को देखता है। उस मुस्कान में कवि को निश्चलता, आत्मीयता का एहसास होता है। कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो चलिए इसको करते हैं। बच्चे की मुस्कान में निश्चलता और आत्मीयता दिखाई देती है, लेकिन बड़े की मुस्कान में सियानापन झलकता है। बच्चे की मुस्कान जितना आकर्षित करती है, उतना आकर्षण बड़े की मुस्कान में नहीं होता। बच्चे की मुस्कान में कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, चालाकी आदि का स्थान नहीं होता है, लेकिन बड़ा व्यक्ति चालाकीवश कुशलतापूर्वक मुस्कुरा भी सकता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो चलिए इसको करते हैं। कवि ने प्रस्तुत कविता में छोड़कर तालाब, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, झरने लग रहे शेफालिका के फूल बिंबों में बच्चे की मुस्कान को व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब, मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा लिखित दंतुरित मुस्कान से ली गई है। इसमें कवि ने बच्चे की मुस्कान को तालाब के कमल के फूलों की उपमा दी है। कवि कहता है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान ऐसी लगती है जैसे तालाब का कमल तालाब छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल रहा हो, अर्थात बच्चे की मुस्कान निश्चल एवं पवित्र है। वह अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक है, जैसे कमल का फूल। अगली पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने लग रहे शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो चलिए इसको करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा लिखित दंतुरित मुस्कान से अवतरित है। इसमें कवि के हृदय को बच्चे की मुस्कान ने छू लिया है। ऐसा लगा जैसे कि शेफालिका के फूल बच्चे की मुस्कान के रूप में झड़ रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह सहृदयी हो या निर्दयी, सभी को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। अगला प्रश्न फसल कविता से लिया गया है। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो चलिए इसको करते हैं। कवि के अनुसार फसल किसानों की मेहनत का प्रतिफल तथा नदियों के जल, मिट्टी के गुणधर्म, अनुकूल हवा, सूर्य के प्रकाश आदि प्राकृतिक उपादानों का फल है। अगला प्रश्न है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वह आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो चलिए इसको करते हैं। फसल उपजाने के लिए किसान की मेहनत के अतिरिक्त आवश्यक तत्व नदियों का जल, उपजाऊ मिट्टी, हवा, सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो चलिए इसको करते हैं। फसल को कवि ने किसानों के हाथों की गरिमा और महिमा कहा है। कवि यह कहना चाहता है कि प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ किसानों की मेहनत के बिना फसल की पैदावार नहीं हो सकती। फसल किसानों के हाथों की मेहनत का गौरव है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ सब संकोच है हवा की थिरकन का। तो चलिए इसको करते हैं। कवि कहते हैं कि फसल सूर्य के प्रकाश का तथा अनुकूल हवा के प्रवाह द्वारा पैदा होती है। अगर प्राकृतिक सहायता उपादान प्रतिकूल हो जाए तो फसल नष्ट हो जाती है। अतः फसल की पैदावार में सूर्य के प्रकाश तथा हवा की अहम भूमिका है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।